अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। जो विनर्स है वो लोग नहीं हैं जो कभी फेल नहीं होते हैं, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं तो विनर्स जो है वो तो सबसे ज्यादा फेल होते हैं। लेकिन विनर्स और लूजर में एक डिफरेंस होता है। विनर कभी हार नहीं मानते हैं, विनर कभी क्विट नहीं करते हैं, बल्कि लूजर वो क्विट कर देते हैं। अगर आप नीचे गिर रहे हो, अगर आप उठ के खड़े हो सक रहे हो, इसका मतलब है कि आप विनर हो। अगर आप मैदान पर डटे हुए हो तो फिर आप विनर हो। कभी ना कभी, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको डटे तो रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको खड़े तो रहना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी आप चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन तब जब आप मैदान में डटे हुए हो। लेकिन अगर आप मैदान छोड़कर भाग चुके हो तो फिर कितनी भी स्ट्रेटेजी आप दिमाग में सोच के रखो, कितनी भी स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में चल रही हो, कितनी भी आइडियाज चल रहे हो, कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। इसीलिए अगर आपको विनर बनना है तो आपको क्विट नहीं करना है। अगर आप फेल भी होते हो तो भी चलेगा। एक अटेम्प्ट नहीं, दूसरा अटेम्प्ट नहीं, तीसरा अटेम्प्ट नहीं, यूपीएससी ने इतने सारे अटेम्प्ट क्या ऐसे ही दिए हैं क्या? उसने इसीलिए दिए हैं कि भैया अगर आप फेल हो रहे हो पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में या तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में, लेकिन आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में भी आप क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और आज वो भी आईएएस ऑफिसर ही कहला रहे हैं। तो इसीलिए विनर अगर बनना है तो कभी हार नहीं माननी है, कभी क्विट नहीं करना है। तर एसटीआय पीएसओ आणि एएसओ साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर, विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे, जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, सी सॅट असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो, तुमचे पूर्ण कव्हर होऊन जाणार आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजय पथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे, MMBEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहेत तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजय पथ आहे ती बैच में एनरोल करा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 4 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
अब यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब देखिए स्ट्रेट को पहचानना काफ़ी आसान है, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लिखो। तो इसलिए जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं एक्सप्लेन सेक्शन। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि डेथ जो है वो कितनी प्रिवेंट हुई है। अब देखिए डेथ कोरोना वायरस की वजह से कितनी हम प्रिवेंट कर पाए हैं, मतलब यहाँ पर जो लॉकडाउन हमने लगाया उसकी वजह से कितनी प्रिवेंट कर पाए हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। दूसरा यहाँ पर इनर लाइन परमिट है, CAA के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। इनर लाइन परमिट के बारे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है, और CAA जब आया था तब ये काफ़ी न्यूज़ में था, अभी भी काफ़ी न्यूज़ में है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अच्छी तरीके से डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और ये है जेसिका लाल मर्डर केस। तो यहाँ पर केस जो है वो तो शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो किया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने के बाद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बोला गया है। तो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है क्या ये 14 वर्ष की होती है या फिर 20 वर्ष की होती है। तो इसी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो दोनों आर्टिकल हम देखेंगे इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हमारा कवर होगा। उसी के साथ हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं। तो इसमें कोरोना वायरस जो है उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई है, चाइना जो है उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई है। उसी के साथ साथ आत्मनिर्भर जो बनने की बात की जा रही है उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई है, मनरेगा से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हैं हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अच्छी तरीके से इन आर्टिकल्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल हम देखते हैं इनर लाइन परमिट के बारे में। तो CAA के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इनर लाइन परमिट यहाँ पर GS पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है इनर लाइन परमिट का, ये ड्रॉ किया गया है कॉलोनल रूलर से। इनर लाइन जो है ये सेपरेट करता है ट्राइबल पॉपुलेटेड हिल एरियाज को नॉर्थ ईस्टर्न ये जो प्लेन्स है उससे। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर है जो बाकी का एरिया समझ लीजिए कि महाराष्ट्र है, झारखंड, ये हमें देखने को मिल रहा है, और इधर जो है हमें ट्राइबल एरिया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये लोग जो है ये लोग अगर यहाँ पर जाकर सेटल होना शुरू हो जाए, यहाँ पर क्या कौन रह रहे हैं, ट्राइबल लोग रह रहे हैं, अगर यहाँ पर जाकर सेटल होना शुरू हो जाए तो इनका जो कल्चर है वो खतरे में आ सकता है। और इसीलिए ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पर एक दीवार जो है अंबुजा सीमेंट से जो बनी हुई है वो दीवार यहाँ पर खड़ी की गई है, जिससे कि कोई भी दीवार यहाँ पर तोड़ ना सके और यहाँ पर जाकर सेटल होकर इनका जो कल्चर है उसे डाइल्यूट ना कर सके। और ये जो दीवार यहाँ पर बनाई गई है इससे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा जो आर्टिकल 19 है वो ये भी कहता है कि कोई भी इंसान कहीं भी जाकर सेटल हो सकता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो इंडियन है वो और इस एरिया में ना जा सके, इसीलिए एक परमिट जो है वो दिया जाता है, एक परमिशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, उसे हम कहते हैं इनर लाइन परमिट। ठीक है, उसे हम कहते हैं इनर लाइन परमिट। तो यहाँ पर जो है अगर आपको कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए यहाँ पर जाना है, यहाँ पर स्टे करना है, तो फिर इनर लाइन परमिट जो है उसका प्रावधान यहाँ पर दिया जाता है। अब ये हमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम ये प्रोटेक्टेड है इनर लाइन परमिट से। और रिसेंटली अगर देखा जाए CAA जो आया था उसके बाद यहाँ पर मणिपुर जो है उसको भी इनर लाइन परमिट में ऐड किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो इनर लाइन परमिट ये ऑब्लिगेटरी है सभी के लिए जो कि इससे बाहर रह रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई इनर लाइन परमिट में रह रहा है उसे इनर लाइन परमिट में जाने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई उससे बाहर रह रहा है, फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मेरे को अगर वो एरिया में जाना है तो मुझे इनर लाइन परमिट जो है वो लेना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि किन के लिए इशू किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखिए कभी क्या होता है कि किसी भी एग्जाम में जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो स्टेटमेंट में अगर ओनली का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ओनली मतलब ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या है ओनली अगर जब आता है तो हम ये समझते हैं कि स्टेटमेंट जो है गलत होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओनली आ रहा है लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट सही रहेगा। ये जो है इशू किया जाता है फॉर ट्रैवल पर्पज ओनली। ठीक है, ट्रैवल पर्पज सोनली, सिर्फ उसी के लिए इशू किया जाता है। इनर लाइन परमिट जो इशू किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आपको अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, नागालैंड में जाना है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, मणिपुर में जाना है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, मिजोरम में जाना है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और जो आपको यहाँ पर नेवी ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है या फिर पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है वो इनर लाइन परमिट जो है उसमें आता है। तो देख लीजिए, आपको ऐसा भी स्टेटमेंट जो है पूछा जा सकता है कि इनर लाइन परमिट में आसाम या फिर मेघालय या त्रिपुरा वो भी देखने को मिलता है, तो जी नहीं, वो देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि इनर लाइन परमिट में अरुणाचल
प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर अभी जो ऐड किया गया है और मिजोरम, ये हमें देखने को मिलते हैं। इनर लाइन परमिट जो एस्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 को, जिससे कि जो ट्राइबल्स है ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल में उन्हें यहाँ पर सेफगार्ड किया जा सके। और उसी के साथ साथ 1873 रेगुलेशन, इसे कहा जाता है ILR या फिर ILP। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है। और CAA जो है उसके ये यहाँ पर क्यों कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CAA क्या कर रहा है, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या कर रहा है, जो 3 कंट्रीज से लोग इलीगल माइग्रेंट जो यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब कि जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है और कौन सा है, अफगानिस्तान है। अब ये तीनों कंट्रीज, इनका जो स्टेट रिलीजन है ये है इस्लाम, और इसीलिए जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है इन कंट्रीज में जो रहते हैं उनको यहाँ पर सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है। लेकिन ये जो चीज़ है ये एक्ट ये एरियाज में लागू नहीं होगा, ठीक है, जो इनर लाइन परमिट है इसमें लागू नहीं होगा, इसीलिए इसके कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया था। अब मणिपुर जो है पहले इनर लाइन परमिट में नहीं आ रहा था, लेकिन ये लागू ना हो जाए इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसको भी इनर लाइन परमिट जो है उसमें लेकर आ गए। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर लाइन परमिट पर आपको सवाल जो है आ ही सकता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर जाते हैं। यहाँ पर जेसिका लाल मर्डर केस जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अभी देखिए जो मनु शर्मा है वो यहाँ पर लाइफ सेंटेंस जो है वो सर्व कर रहे थे, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी गई थी जो जेसिका लाल है उनके मर्डर के केस में, ठीक है, जो 1999 में उन्हें मर्डर किया था रेस्टोरेंट में। और फिर अभी क्या हुआ है, अभी प्री मैच्योर रिलीज जो है उनको दिया गया है, मतलब यहाँ पर सेंटेंस जो है उनकी कंप्लीट लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता पूरे आयु के लिए, पूरे जिंदगी भर के लिए, लेकिन अब उन्हें प्री मैच्योर रिलीज जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए जानना क्या जरूरी है, थोड़ा हम केस के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं, क्योंकि केस के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो कैसे छोड़ा जा सकता है, वो हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है, वो हमारे गवर्नर के हाथ में है, कौन से आर्टिकल के हिसाब से है, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कौन सी चीज़ें हैं ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो केस अगर हम टाइमलाइन देखते हैं तो 29-30 अप्रैल 1999 मनु शर्मा जो है उन्होंने यहाँ पर जो मॉडल है जेसिका लाल उसको यहाँ पर मार दिया था। क्यों मारा था, क्योंकि देखिए लेट नाइट पार्टी चल रही थी, और लेट नाइट पार्टी चलने के साथ साथ हुआ क्या था कि वहाँ पर ड्रिंक जो है ये मंगाया गया था, जो मनु शर्मा है उसके द्वारा जो ड्रिंक्स है वो मंगाई गई थी, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मना कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने पहले तो हवा में गोली चला दी और फिर उसके बाद उसके जो आँख है उसके पास गोली मार दी, और फिर जो डेथ है वो हो गई थी। और फिर उसके बाद जो मनु शर्मा है उसे सरेंडर कर दिया था। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है चार्जशीट वार्जशीट ये सारी चीज़ें चली, और फिर उसके बाद अब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से तो बहुत दिनों तक, बहुत साल तक ये जो चीज़ है ये चलती गई। और फिर उसके बाद फाइनली 2006 जो है उसमें क्या हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो यहाँ पर मनु शर्मा को दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील जो है वो दाखिल की गई, और फिर उसके बाद कन्विक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में, देखिए 2006 में यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, और फिर उसके बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कन्विक्शन जो है ये होल्ड किया लाइफ टर्म का। और फिर उसके बाद जो सेंटेंस है वो चलता गया। अब फाइनली ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो प्री मैच्योर्ड रिलीज है वो यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है, मतलब अब उसे यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो मनु शर्मा जो है उसने इम्प्रिजनमेंट टोटल 16 साल 11 महीने 24 दिन एक्चुअल में किए हैं, और वैसा अगर देखा जाए 23 ईयर्स 4 मंथ्स 22 डेज विथ रिमिशन इसके साथ देखने को मिला है, क्योंकि पे रोल पर भी काफ़ी बार छोड़ा गया है, उसके साथ फरलोग जो है 24 टाइम्स मिला हुआ है। अब यहाँ पर बोर्ड जो है चेयर किया गया है बाय दिल्ली होम मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल, और उसी के साथ साथ बाकी लोग भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, स्टैटिक पोर्शन पर अब हम आते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये तो हो गया हमने जो केस देख लिया। केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि एग्जाम में आपको केस के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये स्टैटिक पोर्शन है कि किस तरीके से जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो हमें देखने को मिल सकती है, और किस मुद्दे पर उसे प्री मैच्योर रिलीज जो है दिया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे आईपीसी सेक्शन 53 जो है उसमें अलग अलग पनिशमेंट्स के प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से पनिशमेंट्स है ये हमें देखने को मिलते हैं, डेथ पनिशमेंट, दूसरी होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरी होती है इम्प्रिजनमेंट, इसमें सिंपल और रिगरस भी हमें देखने को मिलता है, फिर होता है फाइन, और एक आता है फोर्फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हमें कौन सा देखना है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसे यहाँ पर समझना है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है 20 साल का रहता है या फिर 14 वर्ष का रहता है, लेकिन ये दोनों ही नहीं रहते हैं, बल्कि हमें रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो भी इंसान को जब भी यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया तो रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहता है।
और बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि डे और नाइट जो है अलग अलग गिने जाते हैं। तो जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। पूरा 24 घंटे जो है उसको एक दिन करके यहाँ पर गिना जाता है। तो फिर यहाँ पर 20 साल और 14 साल हम जो सुनते हैं, तो ये बेसिकली होता क्या है? तो इसका जवाब हमें आईपीसी सेक्शन 55 में देखने को मिलता है, जहां पर यहाँ पर कम्यूटेशन जो है उसका प्रावधान दिया गया है। मतलब जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसे यहाँ पर कम किया जा सकता है, प्री मैच्योर रिलीज किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को गवर्नमेंट के द्वारा। अब गवर्नमेंट मतलब कौन सी? अगर राज्य सरकार के अंडर में तो राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार के अंडर में आता है तो केंद्र सरकार देगी। अब यहाँ पर आप लोगों को यह हो रहा होगा कि लक्ष्मीकांत जो उसमें दिया गया कि आर्टिकल 72 के हिसाब से जो राष्ट्रपति है उनके पास ये पावर है, या फिर आर्टिकल 161 के हिसाब से जो गवर्नर है उसके पास पावर होती है। लेकिन ये उसी तरह है कि हाथी के दिखाने के दांत अलग, चबाने के दांत अलग, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो चबाने के दांत है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं सेक्शन 55, तो हर केस में जहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो दी गई है, तो वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसा मैंने आपको बताया है, केंद्र है तो केंद्र सरकार, राज्य है तो राज्य सरकार में विदाउट द कंसेंट, मतलब यहां पर जो लाइफ इंप्रिजनमेंट जिसको दी गई है उसके कंसेंट के बिना भी, मतलब उसने अगर रिक्वेस्ट नहीं भी की है, फिर भी यहां पर सरकार जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो उसके हाथ में पावर है कि वो जो पनिशमेंट है उसे कम्यूट कर सकती है फॉर इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। मतलब 14 वर्ष जो है उससे यहाँ पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर सकती है, वो कम्यूट कर सकती है, कम कर सकती है, 14 वर्ष से कम तक की यहाँ पर सजा जो है यहाँ पर दे सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्लियर है? मतलब यहां पर क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट यहां पर सजा देगी 14 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगी। इस तरीके से यहां पर प्रावधान दिए जा सकते हैं। मतलब यहां पर क्या है कि 12 साल में छोड़ दो, ऐसा यहां पर सरकार ने बोल दिया कि भाई 12 साल में छोड़ दो। तो इस तरीके से प्रावधान हम यहां पर देख सकते हैं हमारे इसमें। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर सेक्शन आता है आईपीसी सेक्शन 57। अब इसके तहत क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर पनिशमेंट जो है वो कैलकुलेट की जाती है। मतलब यहां पर अगर आपको छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए मोस्टली क्या होता है, जो लॉ स्टूडेंट है उनको यहाँ पर पता होगा किस तरीके से सजा जो है वो कैलकुलेट भी की जाती है, और जिनको नहीं पता है मैं यहाँ पर आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी इंसान को 4 वर्ष की यहाँ पर सजा जो है वो दी गई है कि 4 वर्ष रहेंगे। उसी के साथ साथ कुछ फाइन भी दी गई है कि आपको फाइन जो है वो भी पे करना पड़ेगा, लेकिन उस इंसान ने फाइन जो है वो पे नहीं किया। ठीक है, होता है ना कि फाइन हम कई बार देखते हैं, फाइन है और उसी के साथ 4 वर्ष की सजा है या फिर दोनों है। तो किसी इंसान को दोनों दिए गए हैं, 4 वर्ष की सजा भी और फाइन भी। अगर इस इंसान ने फाइन नहीं दिया तो फिर फाइन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, 1/4 ऑफ उसकी सजा। मतलब यहाँ पर कितनी सजा है, 4 वर्ष की सजा है तो 1/4 ऑफ 4 ईयर्स मतलब 1 साल। मतलब ये टोटल कितने साल रहेगा, 5 साल के लिए रहेगा, क्योंकि फाइन जो है इसने पे नहीं की है। तो यही हमें देखने को मिलता है। लाइफ इंप्रिजनमेंट जब हम देखते हैं तो 20 साल ये कैलकुलेट किए जाते हैं कि जिसको अगर 20 लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया है तो उसकी सजा कैलकुलेट किस तरीके से की जा रही है, 20 साल तक की कैलकुलेट की जा रही है। तो इसलिए आपको यहां पर 20 साल 14 साल इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं जब सीआरपीसी सेक्शन 433 की, इसमें हमें देखा अभी तक हमने जो प्रावधान देखे हैं वो आईपीसी के देखे हैं। अब यहां पर हम सीआरपीसी के जो प्रावधान है वो देख रहे हैं। तो सीआरपीसी सेक्शन 433 इसके प्रावधान जब हम यहां पर देखते हैं तो पावर टू कम्यूट सेंटेंस, जो पावर है कम्यूट करने की सेंटेंस को, इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो बिना कंसेंट के यहां पर कम्यूट कर सकती है। मतलब एक जो सेंटेंस है डेथ की उसे यहां पर प्रोवाइड कर सकता है जो इंडियन पिनल कोड, ठीक है, फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द इंडियन पिनल कोड। ठीक है, मतलब यहां पर अगर डेथ सेंटेंस दी गई है तो कोई भी और पनिशमेंट जो है वो दे सकते हैं, भली वो लाइफ इंप्रिजनमेंट की हो, भली वो रिगरस इंप्रिजनमेंट की हो, भली वो सिंपल, कोई भी सेंटेंस जो है वो दे सकते हैं। दूसरा, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स और फॉर फाइन। मतलब यहां पर क्या है कि अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई है तो उसे इस तरीके की सेंटेंस देंगे कि वो 14 वर्ष से ज्यादा की नहीं होना चाहिए, 14 ईयर से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर कम्यूट करके किसी को अब ये सजा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई है तो यहां पर सरकार जो है वो कम्यूट कर सकती है, बोले कि 12 साल में छोड़ देंगे या 13 साल में छोड़ देगा, तुम 10 साल जो है वो ये करो, इस तरीके से दिया जा सकता है। उसी के साथ साथ अगर रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया गया है, रिगरस मतलब यहां पर रिगरस और सिंपल में डिफरेंस क्या होता है, रिगरस में आपको घर जाने की जो पे रोल है उस पर नहीं छोड़ा जाएगा, खाना आपको अलग दिया जाएगा, काम जो है वो भी अलग दिए जाते हैं। जिन्हें सिंपल इंप्रिजनमेंट होता है उनको कपड़े जो है वो भी वहां पर उनको ये होता है कि आपको नहीं पहनना है तो दूसरे भी कपड़े आप पहन सकते हो। रिगरस में क्या होगा कि आपके वही जो कपड़े हैं वही पहनने पड़ेंगे, काफी सारी चीजें होती है।
तो यहाँ पर अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है उसके लिए भी प्रावधान दिया जा सकता है, और सेंटेंस ऑफ सिंपल फॉर फाइन, मतलब यहाँ पर अगर किसी को सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो सरकार के पास ये पावर होती है कि उसे फाइन पर उसे छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से सरकार के पास इतने प्रावधान जो है वो होते हैं सीआरपीसी सेक्शन 433 के तहत। अब यहाँ पर सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 433A जो है उसमें हमें देखने को मिलता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 432 वेयर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज इम्पोज्ड ऑन कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस फॉर व्हिच डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय लॉ और वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन हैज बीन कम्यूटेड अंडर सेक्शन 433 into 1 imprisonment for life, such person shall not be released from prison unless he had served at least 14 years of imprisonment. सुनिए इस चीज में बोला क्या गया है, मतलब कि कोई ऐसा गुनाह किसी इंसान ने किया है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कोई इंसान ने ऐसा कोई गुनाह किया है कि जिसमें डेथ ये एक प्रावधान है, मतलब हर एक जो पनिशमेंट होती है उसके कुछ प्रावधान होते हैं कि अगर आपने ये चीज़ की है तो आपको 6 महीने की ही सज़ा हो सकती है, आपको 10 साल की सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ऐसे अगर कोई गुनाह है जिसमें डेथ ये भी एक प्रावधान है, लेकिन अगर उस इंसान को डेथ नहीं बल्कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो उस इंसान को 14 वर्ष से पहले नहीं छोड़ा जा सकता है। मतलब यहाँ पर क्या है, फांसी की सजा देनी थी तुम्हें लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दे रहा हूं। तो ऐसे जो गुनाह होते हैं इसमें यहाँ पर 14 वर्ष से पहले जो है रिलीज नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रावधान यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब आपको पूरे जो केसेस हैं यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर रिवीजन के रूप में आप देख सकते हो जो भी चीजें यहाँ पर दी गई है। तो आइए यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर चाइना जो है अगर हमें उसे समझना है तो हमें माओ जेडोंग जो है उसकी लॉन्ग रिवॉल्यूशन को समझना पड़ेगा फ्रॉम 1911 टू 1949। ब्रिटिश हिस्टोरियन एरिक हॉब्सबर्न इसने जो है डिस्क्राइब किया है 20th सेंचुरी को एज अ शॉर्ट सेंचुरी, जिसमें हमें वर्ल्ड वॉर 1 से शुरू होते हुए मतलब 1914 से लेकर तो जो सोवियत यूनियन है यूएसएसआर है उसके कोलैप्स होने तक 1991 तक हमें देखने को मिलता है। चाइनीज स्कॉलर जो है उसने यहाँ पर फर्दर शॉर्टन किया है और शॉर्ट सेंचुरी ऑफ अ लॉन्ग रिवॉल्यूशन इस तरीके से कहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे रिवॉल्यूशन जो है वो चाइना के साथ में आया, लेकिन टॉप से अगर हम कल्चरल रिवॉल्यूशन देखते हैं तो इम्पोज किया गया है यहाँ पर चाइनीज लोग जो है उनके ऊपर बाय मॉ, और उसी के साथ साथ उसके जो लोग हैं उनके द्वारा, मतलब यहाँ पर देखिए जो चाइनीज लोग हैं उन पर ये थोपा गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, इम्पोज जो है वो किया गया है। उसी के साथ टॉप लीडर जो है जिसमें हमें दियोंग देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें यंग जी जिनपिंग जो है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर लेटर रिवॉल्यूशंस अगर हम देखते हैं लेड किए गए हैं 2 कल्चर रिवॉल्यूशन वेटरन्स के द्वारा। अब इसमें हमें जो दियांग है ये देखने को मिलता है, ठीक है। दियांग जो है पावर में आता है 1979 में और फिर यहाँ पर मेजर रिफॉर्मर करके निकलता है। इसके 4 मॉडर्नाइजेशंस जो है मतलब लीड करते हैं चाइना को एक सोशलिस्ट स्टेट विथ मार्केट इकोनॉमी बनने में, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर चाइना जो है वो एक सोशलिस्ट स्टेट बनता है और मार्केट इकोनॉमी बनकर उभरता है। अभी आप देखोगे अगर तो यहाँ पर जो मॉडर्न डे इकोनॉमिक पावर है चाइना, तो उसका फाउंडेशंस यहाँ से हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, जो चाइना की जीडीपी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चाइना की जीडीपी अगर देखा जाए तो वो 191 बिलियन डॉलर थी, और उसी के साथ इंडिया की अगर हम देखें तो 186 बिलियन डॉलर जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, यहाँ पर जो जीडीपी है वो भली यहाँ पर चाइना की बहुत तेज़ी से बढ़ी है, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उन पर भी क्रूअल्टी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे उन पर भी, मतलब अगर आपने देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा आपने, 1989 में काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्टर्स है, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, वो यहाँ पर आए थे और उसके द्वारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एक जो हम बोल सकते हैं कि उनको जो एक क्रश है वो यहाँ पर किया गया। जून 4 ये एक दिन था जहां पर पीएलए अंडर डियोंग ऑर्डर यहाँ पर रूथलेसली क्रश किए गए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर काफ़ी पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको एक पूरा शेक जो है वो देखने को मिला था, मतलब एक पूरा ऑथोरिटेरियन जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली। 2 सेंट्रल कमेटी जो है जिसके लीडर्स थे हूँ और यहाँ पर जो जॉ है वो हमें देखने को मिल रहे थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स है वो यहाँ पर सबसे पहले 1987 में यहाँ पर ब्रोक होते हैं। उसी के साथ साथ फेमस जो स्क्वायर प्रोटेस्ट है वो हमें 1989 का देखने को मिलता है, जहाँ पर समझ लीजिए टैंकर्स वैंकर्स मतलब समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस तरीके की प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इतने बुरी तरीके से, इतने बहरी में से वो क्रश जो है वो करने की कोशिश कर रहे थे। हु जो है इनका देहांत हो जाता है 1989 में, और जो है उन्हें यार हाउस अरेस्ट में जो है वो डाल दिया जाता है।
अब यहाँ पर आप देखोगे ग्रेटेस्ट चैलेंज जो है जी के सामने वो ये है कि यहाँ पर अब जो पेंडेमिक है वो तो आया ही है, उसी के साथ साथ यहाँ पर इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स है, लोग जो है अब काफ़ी स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, लोग जो है वो यहाँ पर दम जो है उनका घुटने लगा है, किस तरीके से उनको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जो न्यूज़ है बाहर निकल कर नहीं आती है। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो कभी भी यहाँ पर विद्रोह कर सकते हैं, कभी भी यहाँ पर रिबेल कर सकते हैं, और इंटरनल डिस्कॉर्ड तो है ही, उसी के साथ एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। स्पेशली यूएस जो है उनकी तरफ से जो प्रेशर है बढ़ता ही जा रहा है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है चाइना फेस करता ही जा रहा है। ऐसे सिनारियो में अगर हम भी यहाँ पर चाइना जो है उसको यहाँ पर ये करने की कोशिश करें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए चाइना जो है बेसिकली क्या होता है, नेशनलिज्म जो है वो यहाँ पर लेकर आ जाओ। नेशनलिज्म कैसे लेकर आएंगे कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, इंटरनली हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो क्या करो यहाँ पर एक्सटर्नली यहाँ पर बॉर्डर्स पर थोड़ा जो ये है वो फैलाना शुरू कर दो, जिससे कि क्या होगा, लोगों की नेशनलिज्म जाग जाएगी, हाँ हाँ ये सरकार जो है कुछ जबरदस्त कर रही है, सरकार जबरदस्त कर रही है, ऐसा देखने को मिलता है। और इसीलिए यहाँ पर की जबरदस्त चीज क्या है कि अभी अगर हमें चाइना की जो कमर है वो तोड़नी है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके हमें यहाँ पर स्विच करना पड़ेगा। देखिए पूरी तरीके से हम सीधा नहीं कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्विच कर दिया, एकदम से नहीं हो सकता है, हमें ग्रेजुअली करना पड़ेगा। तो ग्रेजुअली जब हम कर रहे हैं तो फिर वहां पर हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करना शुरू करें धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि अभी हम सब सारे चाइना के प्रोडक्ट है वो सब यहाँ पर फेंक दे और हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो सब अपना ले, हम नहीं अपना सकते हैं क्योंकि क्वालिटी उस तरीके की हमें नहीं मिल रही है। लेकिन ग्रेजुअली जहां पर हम कर सकते हैं वहां पर अगर करना शुरू करें तो यहां पर ज्यादा बेनिफिट जो है वो हो सकता है। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। मनरेगा के बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पर देखिए मनरेगा में बहुत सारे लोग, अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसी के साथ पैसों की ज़रूरत जो है वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे सिनारियो में यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। करंट सर्ज अगर हम देखते हैं मनरेगा में तो यहाँ पर डिमांड रिफ्लेक्ट करता है कि ड्रॉट वो पानी का नहीं बल्कि जॉब और इनकम का है। मतलब अगर आप देखोगे पिछले साल अगर हम बात करते हैं तो उसमें ड्रॉट पड़ने के बावजूद यहाँ पर कम लोग जो है वो देखने को मिले थे जो मनरेगा के अंतर्गत काम मांगने के लिए आए थे। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो मनरेगा के अंतर्गत काम मांगने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं। अब यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि पानी का जो दुष्काल है वो नहीं पड़ा है कि पानी नहीं आया है, पानी तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जॉब और इनकम जो है उसके यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो भी यहाँ पर विलेज में वापस आ रहे हैं, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ रहे हैं, उनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम मिल जाए। मनरेगा जो है उसे जनरली व्यू किया जाता है एक ऐसी स्कीम जो कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो लीन पीरियड में, मतलब एग्रीकल्चर जो है उसके लीन पीरियड में यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करती है। मतलब क्या है कि नॉर्मली जब यहाँ पर आपको सोइंग करनी पड़ती है, जब आपका जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है तो वहाँ पर इंसान जो है वो एग्रीकल्चर पे ही काम करता है, अपने फार्म पर काम करता है। लेकिन जब इसमें स्लैक टाइम आता है उस टाइम पर यहाँ पर मनरेगा जो उसके अंतर्गत इंसान काम मांगने के लिए जाता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो इंसान है उसकी इनकम कंटिन्यूसली चलती रहती है, इधर फार्म से चलेगी या फिर उसमें नहीं चल रही है तो मनरेगा के अंतर्गत चलती रहती है। अब यहाँ पर डिमांड जो है वर्क के लिए वो यहाँ पर पीक पर आ चुकी है ना। यहाँ पर क्या हुआ है अभी कि जो क्रॉपिंग सीजन है वो तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कोइंसाइड हो रहा है, उसी के साथ साथ अब मनरेगा जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं है, माइग्रेंट वर्कर जो अपने विलेज में फिर से आए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है एक साथ यहाँ पर आ गई है। कन्वेंशन पैटर्न अगर देखा जाए उसके बिल्कुल विपरीत जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर खरीफ जो है, खरीफ क्रॉप्स यहाँ पर देखे जाने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर बहुत सारी जगहों पर विलेजेस में अगर आप देखो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी डिमांड कर रहा है उसे काम मिलना चाहिए। ये सुविधा अगर प्रोवाइड की जाए तो फिर हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ सकती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें सभी को काम जो है वो प्रोवाइड करना हो तो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं रहने चाहिए कि मतलब कौन सी एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए अलाउ करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं करना है, ये नहीं रहना चाहिए। मतलब सिर्फ खड्डा खोदने के लिए मनरेगा ऐसा नहीं रहना चाहिए, फिर कोई भी काम हो जाए उसके लिए मनरेगा जो है उसमें ये काम रहना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे कि हम जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से काम दे सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको काम मिलेगा तो ही हमारी इकोनॉमी जो है आगे बढ़ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या चल रहा है कि जो लोग हैं उनके हाथ में पैसा नहीं है, पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तब जाकर कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी ऊपर जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं रहने चाहिए। कोई भी एक्टिविटीज पर जो स्कीम के तहत अलाउड किया जा रहा है सभी चीजों को यहाँ पर अलाउ जो है वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलता है बैकवर्ड टर्न। अब देखिए कुछ ऐसे एक आध कमेंट में देखता हूँ कि जो पहले के आर्टिकल्स है उनमें 15-15 मिनट लगते हैं, बाकी के जो आर्टिकल्स है वो 5-5 मिनट में खत्म होते हैं। तो देखिए
जरूरी नहीं है हर आर्टिकल उतना ही इंपॉर्टेंट हो, या फिर हर आर्टिकल में उतना ही मटेरियल हो, या फिर हर आर्टिकल को उतना ही डिटेल में उतने ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाना हो। कोई आर्टिकल ऐसा होता है जिसको 20 मिनट भी लग सकते हैं, जिसको 30 मिनट भी लग सकते हैं। कोई ऐसा आर्टिकल हो सकता है जिसको 2 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए आप टाइम के हिसाब से आर्टिकल को मत गिनिए, ठीक है। थोड़ा आप मैच्योरिटी से जो चीज़ें हैं वो देखिए। आप एस्पिरेंट हो तो एस्पिरेंट होने के नाते आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी आर्टिकल टाइम के रूप में नहीं होता है, वो उसमें जो कंटेंट है उसके रूप में होता है, ठीक है। तो एक आधा दो कमेंट में, शायद एक आधी दो कमेंट मैंने उसमें देखे थे, तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से आप देखिए। तो यहाँ पर आप बैकवर्ड टर्न अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए, कल हमने आत्मनिर्भर के बारे में बात की थी। जो मोदी जी है उन्होंने यहाँ पर 5 चीजें कही थी आत्मनिर्भर बनने के लिए। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें खुद पर निर्भर बनना है, इसलिए यहाँ पर सरकार ने क्या की थी, जो इंपोर्ट है उसमें कट करने की बात यहाँ पर की थी, बैन नहीं, कट करने की बात की थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटेक्शनिज्म का यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, तो इसे इनएफिशिएंट और हाई कॉस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो रिसोर्सेस है उसका पुअर अलोकेशन यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब हम इंपोर्ट कट कर देंगे तो बट ऑब्वियस यहाँ पर इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन होगा तो लोग जो है उनको यहाँ पर महंगे दामों पर जो है वो खरीदना पड़ेगा। इंडियन एक्सपीरियंस सेकेंड हाफ अगर हम देखते हैं लास्ट सेंचुरी का, तो यहाँ पर इनफ प्रूफ जो है हमें मिल चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन नहीं, अगर प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं। और ये जो पॉलिसी है ये कंज्यूमर ना ही प्रोड्यूसर किसी को भी यहाँ पर हेल्प जो है वो नहीं करेगी। और इसीलिए यहाँ पर ये जो पॉलिसी हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो इंपोर्ट है उसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इंपोर्ट को हम कम करेंगे, तो ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट पॉलिसी क्या रहेगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात की गई है, ज्यादा अप्रोप्रिएट पॉलिसी क्या रहेगी कि हमें यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसे बूस्ट करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करना मतलब क्या, कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बिल्ड करना पड़ेगा, चीप पावर जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा, जो लैंड है उसमें रिफॉर्म लाना पड़ेगा, जो लेबर मार्केट है उसमें रिफॉर्म लाना पड़ेगा, जो कंडीशन है कंपनीज के लिए ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से चल रही है उस तरीके कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो चीजें हैं, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा जाए तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट कम है। तो यहाँ पर इंपोर्ट को ना कट करने के बजाय एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर ज्यादा बेटर रहेगा। और जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी जो चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से बनेगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब देखिए इंडिया जो है उसने यहाँ पर खुद को ग्लोबल वैल्यू चेन में क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि इनवर्ड लुकिंग में। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कट कर रहे हैं, बल्कि आओ यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा FDI करो, ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन क्रिएट करेंगे, जिससे कि यहाँ पर सप्लाई जो है हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर होना चाहिए। कंपनी स्पेशली अगर हम कोविड-19 वर्ल्ड के बाद देखते हैं तो यहाँ पर चाइना से दूर जा रही है, तो ये हमारे लिए एक प्रॉपर सिनारियो हो सकता है कि जो भी कंपनीज वहां से दूर जा रही है वो हम इंडिया में लेकर आ जाए। यहाँ पर ऑलरेडी वियतनाम, जो इंडोनेशिया है वो कोशिश कर रही है उनकी तरफ जाने का, लेकिन हमारे पास ये चांस है कि जो भी चाइना से दूर जा रही है हमारे कंट्री में हम लेकर आए, जिससे कि क्या होगा, प्रॉपर तरीके की चीजें हो सकती है। और ये कब होगा, जब हम मार्केट को ओपन रखेंगे। अगर हम यहाँ पर इंपोर्ट को प्रॉब्लमेटिक रखेंगे तो क्या बोलेंगे, भैया ठीक है हम आपकी कंट्री में जो हमारी एक ऑफिस है वो डाल देते हैं, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है डाल देते हैं, लेकिन हमें अगर जरूरत पड़ती है किसी और मैन्युफैक्चरिंग, आप तो आने नहीं दोगे उसको। हमें अगर जरूरत पड़ती है किसी प्रोडक्ट की, आप तो आने ही नहीं दोगे, आप बोलेंगे कि इंडिया से खरीदो। इंडिया से हम खरीदते हैं तो हमको महंगा पड़ रहा है, हम क्यों खरीदे, इसलिए हम यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हमें नहीं डालते हैं। ये प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ सकता है। तो इसीलिए जो यहाँ का सोल्यूशन है वो ये नहीं है कि हम यहाँ पर कट करें, बल्कि सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है उसको कॉम्पिटिटिव यहाँ पर बनाए, है ना। जो यहाँ पर कैपिटल गुड्स है, जो यहाँ पर टैरिफ्स है, वो यहाँ पर इतने कॉम्पिटिटिव रखे कि यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो कि चलो भैया इंडिया जो है एक ऐसा हब है जहाँ पर एकदम लिबरल पॉलिसीज हमें देखने को मिलती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है काफी कम हमें देखने को मिलता है। तो ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। अब देखिए एक न्यूज आर्टिकल काफी दर्दनाक है और शर्मनाक है। मतलब एक्चुअल में ये न्यूज देखने के बाद काफी शर्म जो है वो आती है कि कब हम मोदक से बम की तरफ बढ़ गए, है ना। मतलब केरला में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट जो है उनको एक्सक्लूसिव यहाँ पर खिला दिया गया पाइनएप्पल में, और जिसके वजह से क्या हुआ कि जो डेथ है उस फीमेल हाथी की वो हो गई। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है, हम मतलब वो इंडिया है हमारा, वो भारत है जहां हम एक हाथ में मोदक रखते थे, और अब ये एक भारत हमें देखने को मिल रहा है जहां पर हम एक्सप्लोजन हमारे हाथ में रख रहे हैं। और उसके साथ, उस क्रिएचर के साथ जो किसी कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, और जो एक प्रेग्नेंट है जिसके अंदर एक जान है। तो ये सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है, और वो भी उस स्टेट में जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो मतलब शर्म है, मतलब लालत है ऐसी लिटरेसी रेट पर,
सच में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स के जरिए बोला गया है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो कौन से प्रावधान है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 48A 51A ये यहाँ पर बात करता है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर हमारी जो ड्यूटी है वो भी है कि हम यहाँ पर जो भी नेचर है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए, भले वो फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो। उसी के साथ यहाँ पर 48A जो है वो DPSP के तहत ये बोलता है कि भैया हमें यहाँ पर सेफगार्ड जो है करना चाहिए वाइल्ड लाइफ का और फॉरेस्ट का। अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है उसका अगर हम थोड़ा इतिहास देखते हैं तो हमें 1887 से यहाँ पर देखने को मिलता है फर्स्ट लॉ जो यहाँ पर पास किया गया था, जिसे वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1887 कहा गया था। फिर ऐसे करते 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 हमें यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का वो देखने को मिलता है। इसमें हमें अलग अलग शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं और अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग जो एनिमल्स है उनको डाला जाता है और इसमें डिग्री ऑफ पनिशमेंट जो है वो अलग अलग दी जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे शेड्यूल 1 तो उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज या फिर जो हाईएस्ट प्रोटेक्शन वाले हैं वो डाले जाते हैं, और यहाँ पर अगर उनकी हंटिंग होती है या फिर उनको कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसमें आपको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाती है। शेड्यूल 2 अगर हम देखते हैं उसका पार्ट 2 है, उसमें भी यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाती है। फिर यहाँ पर शेड्यूल 3, 4 आते हैं जिसमें ऐसे स्पीशीज है जो कि एंडेंजर्ड नहीं है और इसमें जो सजा है उसके प्रावधान यहाँ पर कम होते हैं। और फिर यहाँ पर ऐसे कुछ होते हैं जिनका हंटिंग जो है वो किया जा सकता है। और शेड्यूल 6 जो है उसमें हमें लिस्ट ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो कि कल्टीवेशन से फॉरबिड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्लांट्स कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर मैच द पेयर में पूछा जा सकता है, मैच द पेयर में आ सकते हैं। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। हमारी खूबसूरत धरती हम जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर वो स्ट्रेट हमें देखने को मिलता है, ये स्ट्रेट है मलाक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी बिजीएस्ट स्ट्रेट रहता है, यहाँ से चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा ऑयल जाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखी होगी। ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।